24 का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस पर जमकर गरजे। उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के पास एटम बम है वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो बम नहीं संभाल पा रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं हुआ क्या कुछ। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का हमला। बीजेडी पर भी जमकर बरसे पीएम मोदी। 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री रैलियों के रड़ में मोर्चा संभाले हुए हैं। पीएम मोदी लगातार रैलियां करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान ओडिशा के कंधमाल की रैली से उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के पास एटम बम है वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। यही नहीं, पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोलते हुए एक बार फिर से 400 पार का दावा किया। ये जो पाकिस्तान के बम की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। भारत का मुसलमान कांग्रेस की जो हरकतें हैं, उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा सब मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं, आप लिख के रखिए। प्रधानमंत्री ओडिशा की रैली को संबोधित कर रहे थे, लिहाजा बीजेडी पर हमला लाजमी था। पीएम ने नवीन पटनायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बिना कागज देखे ओडिशा के सभी जिलों के नाम भी नहीं बता सकते। आखिर उड़ीसा की जनता आपसे दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है, जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? 4 जून ये बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। मैं आपको अभी से निमंत्रण देता हूं, आप लिख के रखिए, ये मोदी आपको निमंत्रण देने आया है। 10 जून को आपको भुवनेश्वर आना है। क्यों?
10 जून को भुवनेश्वर क्यों आना है? क्यों आना है? 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है। बहरहाल पीएम मोदी सबसे बड़ी लड़ाई में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को नतीजे किस ओर जाते हैं। इधर झारखंड के खूंटी में अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने झारखंड में भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। झारखंड में 13 मई को पहले चरण की 4 सीटों पर मतदान होना है। इसको लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने खूंटी में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और इंडी अलायंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के पीओके से जुड़े मुद्दे पर सवालिया निशान उठाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए पीओके पर बीजेपी का स्टैंड साफ कर दिया। शाह ने कहा, पीओके के मुद्दे पर डराने वाले कान खोलकर सुन ले कि पीओके भारत का है, इसे कोई भी ताकत हमसे कोई छीन नहीं सकती। मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। अमित शाह ने घुसपैठ को झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड को घुसपैठिए बर्बाद कर देना चाहते हैं, जिन्हें रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है। उन्होंने घुसपैठ की वजह से झारखंड की आदिवासी युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने और उनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश का जिक्र भी किया। पूरे झारखंड के अंदर आदिवासी भाइयों बहनों को मालूम पड़े या न पड़े, सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठी। आज आदिवासी गांव के अंदर अपनी बस्तियां बना रहे हैं, आदिवासी बेटियों से चुपके शादी करने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, इनको अगर कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह ने खूंटी की चुनावी जनसभा में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने काफी हद तक नक्सलवाद का खात्मा कर विकास की बयार चलाई। साथ ही गृह मंत्री शाह ने नक्सलवाद की समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना। कांग्रेस के जमाने में जल, जमीन और जंगल तीनों पर नक्सलवाद का छाया छाया हुआ। मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त कर विकास की गंगा बहाने की शुरुआत करी है। भाइयों बहनों, मैं आज डंके की चोट पर यहां कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड और बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह ने खूंटी की जनता के बीच भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई और खुले मंच से कांग्रेस को चेतावनी भी दे दी कि बीजेपी गरीबों के पैसे पर अब कांग्रेस की परछाई भी पड़ने नहीं देगी। साथ ही घोटालों की भेंट चढ़ चुकी गरीबों के हक के पैसों का हिसाब भी मोदी सरकार लेकर रहेगी। इन्होंने झारखंड की गरीब जनता का खाया है, वो हजम नहीं होने देंगे। पाई पाई वसूल कर, उल्टा लटका कर सीधा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। ये गरीबों का पैसा है, इस पर कांग्रेस का पंजा हम नहीं पड़ने देंगे। लोकसभा चुनाव अपने चौथे चरण में पहुंच गया है, जिसके लिए 13 मई को मतदान होगा।
और जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी हर चरण हर सीट के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। बीजेपी की उपलब्धियां और विपक्ष की खामियां पहुंचाने के लिए जनता तक पहुंचने का कोई मौका नहीं गंवा रही है। हालांकि बीजेपी की कोशिश किस हद तक रंग लाएगी, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। अब जहां की बात हम करने जा रहे हैं, यहां पर हर चुनाव में जीत और हार की बोली लगती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लेकर निकाय चुनाव तक करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है, जिसकी चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार तक होती है। चर्चा यह कि फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान इतना सटीक भला कैसे होता है, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। सट्टा खेलना गैर कानूनी है। खबर का मकसद सिर्फ और सिर्फ सट्टा बाजार में चल रहे रुझान दिखाना है। ये असल नतीजे नहीं है, इसीलिए इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई हैं। जलती चुभती गर्मी में भी दिग्गज जमकर प्रचार कर रहे हैं। बयान से सियासी पारा बढ़ा रहे हैं। एक ओर जहां राजनेता चौथे चरण के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं, वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों बढ़ चढ़कर अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हर कोई जेन्युइनली जानना चाहता है कि कौन सा दल मजबूत है और किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं। देश भर का सट्टा बाजार अपने अपने समीकरण बता रहा है। इस बीच राजस्थान के एक शहर की भी चर्चा चारों ओर हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फलौदी सट्टा बाजार की। यहां का सट्टा बाजार 10-20 साल नहीं बल्कि 500 साल पुराना है, जिसके तार पूरे देश में फैले हुए हैं और माना जाता है कि यहां करोड़ों का सट्टा खेला जाता है। जानकारों की माने तो पिछले 500 सालों से लगातार फलौदी में सट्टा लगाया जाता है, खेला जाता है। लोगों के अपने अपने तर्क हैं। सट्टा इस बात पर भी लगता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। चुनाव को लेकर के यह सट्टा बाजार अपने पूरे परवान पर होता है। हालांकि बीकानेर और शेखावाटी में भी सट्टेबाजी होती है, लेकिन फलौदी ने जो जगह बनाई वहां दूसरा कोई शहर पहुंच नहीं पाया। यहां के मार्केट का मोल भाव दूसरे बाजार जैसा नहीं है। फलौदी सट्टा बाजार कैसे तय करता है सीटें? यहां से जुड़े सटोरिये काफी सक्रिय हैं। देश भर में इनका अपना तगड़ा नेटवर्क है, जिसके जरिए ये किसी भी चुनाव की जमीनी हकीकत का सर्वे आसानी से करवा लेते हैं। इसके अलावा टीवी और अखबार की खबरों पर भी इनकी पैनी नजर रहती है। यही नहीं, चुनावों में प्रत्याशियों की सूची का भी ये बड़ी ही बारीकी से विश्लेषण करते हैं। प्रत्याशी की नामांकन रैली से लेकर चुनावी सभाओं में जुटने वाली भीड़ से भी वोटों का आकलन करने में माहिर होते हैं। सूत्र बताते हैं कि देश के हर राज्य में फलौदी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। चुनावी राज्यों से फलौदी में अपने घरों पर आने वाले लोगों से सटोरिये वहां के चुनाव पर चर्चा जरूर करते हैं। इसके अलावा फलौदी के सटोरिये भी चुनावी राज्यों का दौरा करते हैं, जातीय समीकरणों को भी बारीकी से समझते हैं। इसके साथ ही और भी कई साधन हैं जिनसे ये सटीक आकलन कर पाते हैं। ये सरकारी कर्मचारी भी हैं, उद्योगपति भी हैं, वर्कर्स भी हैं, और इन सब के सर्वे के बाद ये देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले ये सरकारी कर्मचारियों का विश्लेषण करते हैं कि इनका रुख किस साइड में है। अधिकारी और कर्मचारी किस सरकार या किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं, वो जो रुख होता है वो इनका मानना है कि जनता का ट्रेंड सेट करता है। ट्रेंड सेटर्स है ये, और वो बात बाकी इनके सीक्रेट है, अब हमको तो नहीं पता, लेकिन ये है कि इनका जो भी स्टडी है वो बहुत गूढ़ तरीके से की जाती है और उसका परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक आता है। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं, यानी लोकसभा चुनाव खत्म होने में अभी काफी समय बाकी है। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे। 3 चरण के चुनाव के बाद फलौदी सट्टा बाजार से जुड़े सटोरिये बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार बना रहा है भारतीय जनता पार्टी की। कितनी सीटें दे रहा है भाजपा को? भाजपा की सीटें आ रही है पूरे देश में 308 से 10 से करीब बता रहे हैं। एनडीए की बता रहे हैं 350-55 के, मतलब 350-55 मान लो। प्रदेश में कितनी सीटें आ रही है? प्रदेश में बता रहे हैं 18 से 20। जोधपुर से इस बार कौन जीत रहा है? जोधपुर से अभी सट्टा बाजार के हिसाब से गजेंद्र सिंह जी शेखावत के भाव आ रहे हैं 20-25 पैसे, मतलब जिसके भाव कम होते हैं उसकी जीत तय है। हमारे सट्टा बाजार के हिसाब से तो करीबन 309 से 12 सीटें बता रहे हैं बीजेपी की।
प्रदेश में कितनी आ रही है? 25 में से भाजपा की कितनी सीटें आ रही है? करीबन 19 से 21 सीटें बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा सट्टा बाजार है, देवता है, हम उनको देवता मानते हैं। और बाकी दो अखबार होते हैं हमारे करीब सट्टा बाजार के बंदे हैं, तो वहाँ के करीब सर्वे करते रहते हैं। उस हिसाब से हमारे को पता लगता है। कुछ अखबार पढ़ते हैं, कुछ टीवी के अंदर देखते हैं, तो उस हिसाब से हमें पता लग जाता है कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। फलौदी सट्टा मार्केट फलौदी जिले से ऑपरेट होता है। पहले ये जोधपुर का ही उपखंड था। हाल ही में इसे नया जिला बनाया गया है। यहां पर हर सीट के उम्मीदवार से लेकर पार्टियों की हार जीत पर भी पैसा लगता है। सट्टा बाजार का अपना खुद का गणित है। यहाँ जीत हार के दावपेच मोल भाव के आधार पर तय होता है। कौन जीतेगा उसके भाव में कमी देखी जाती है और जिसके भाव ज्यादा होते हैं तो यह माना जाता है कि उसकी जीत में कहीं ना कहीं संशय है। फलौदी में सट्टे का काम 5 सदी से चल रहा है। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जो कि कई पीढ़ियों से इसी काम में लगे हैं। फलौदी के अधिकांश लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं। यही वजह है कि चुनावी मौसम में सट्टा और सट्टेबाज दोनों की पूछ बढ़ जाती है। फलौदी के बारे में एक और बात भी खूब कही जाती है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि ये वो धार्मिक नगरी है जहां हर किसी की जुबान पर सरस्वती विराजती है, इसीलिए उनके सट्टा बाजार के अनुमान भी सटीक होते हैं। फलौदी के लोग इस बात का बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने ही धारा 370 हटने और राम मंदिर बनने की वर्षों पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच साबित हुई। फलौदी सट्टा बाजार का आकलन हिमाचल, कर्नाटक और गुजरात विधानसभा में करीब करीब ठीक था। हालांकि बंगाल में फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी को जिता रहा था, लेकिन वो टीएमसी से बुरी तरह हारी। तभी फलौदी के कई लोग वहां के सट्टा बाजार को सीरियसली नहीं लेते। हिमाचल कर्नाटक चुनाव में सच साबित। पश्चिम बंगाल के चुनाव में फेल हुआ दावा। फलौदी सट्टा बाजार के कुछ दलाल दावा करते हैं कि चुनाव आते ही उनके मोबाइल फोन की व्यस्तता बढ़ जाती है, क्योंकि हर दूसरे नेता या उनके पीए के फोन लगातार आते रहते हैं। हर कोई अपनी सीट के बारे में फलौदी की राय लेकर चुनाव प्रचार करता है। लोगों की जीत हार और कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है या कौन कितनी सीटों से जीतेगा, यही इस सट्टे बाजार का गणित है। और इस गणित के आधार पर ही मोल भाव तय होते हैं, हार जीत तय होती है और लोगों में इस बात की चर्चाएं भी जोर शोर से होती है कि इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाराष्ट्र मुंबई के दौरे पर हैं और प्रवासी राजस्थानियों में इस दौरान भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थानी सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा। फूलों से स्वागत किया गया है राजस्थानी सम्मेलन में। लगातार इससे पहले औरंगाबाद में भी हमने देखा। महाराष्ट्र में चूंकि आगामी चरण में चुनाव होने, उसी लिहाज से राजस्थानी सम्मेलन के जरिए राजस्थान के लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और आज जब औरंगाबाद महाराष्ट्र में मौजूद थे तो उन्होंने अब की बार 400 पार का बीजेपी को लेकर नारा दिया और कहा कि ये निश्चित है, ये तय है कि 400 पार बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सीटें जीतने जा रही है। और उन्होंने लोगों से ये भी आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा। तस्वीरें लाइव देख रहे हैं और ये तस्वीरें आप साथ ही साथ कुछ देर पहले की भी अपनी दाईं तरफ देख सकते हैं। फूलों की बरसात के साथ, पुष्प वर्षा के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। जोश देखने में मिल रहा है। राजस्थानियों, प्रवासी राजस्थानियों भारी उत्साह मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर, उनके इस कार्यक्रम को लेकर, उनकी बातों को सुनने को लेकर काफी उत्साह और जोश यहाँ पर दिखता हुआ। रोशन शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जो मुख्यमंत्री के इन दौरों पर नजर बनाए हुए हैं उन्हीं का रुख करते हैं। तो रोशन, बिल्कुल अंदाज पूरी तरह से वही जो राजस्थान में देखने को मिलता था, जगह बदली है, लेकिन स्वागत राजस्थानियों की तरफ से, राजस्थान के लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री का भव्य तरीके से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त मुंबई के दौरे पर हैं। अपने प्रवासी राजस्थानियों के बीच में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दक्षिणी मुंबई के अंदर भव्य स्वागत किया गया है। ये तादाद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रवासी राजस्थानी है वो मुंबई में कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। कहा जा सकता है कि भजनलाल शर्मा की जो लोकप्रियता
राजस्थान के बाद में जो मुंबई में यहाँ पर देखी जा सकती है। आप तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुंबई दक्षिणी से लोकसभा की प्रत्याशी है यामिनी जसवंत यादव, उनके समर्थन में यहाँ पर जो जनसभा है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। इस जनसभा के अंदर बड़ी संख्या में जो प्रवासी राजस्थानी है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। उनके बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल रोशन, यहां हम देख सकते हैं, जैसा हमने पहले भी बताया कि औरंगाबाद में भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे। आप लगातार वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए, जानकारी देते रहिए और जिस तरह से मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है उस पर अपनी बात रखिए। और मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री लगातार जो पूरे राज्यों के यहाँ पर दौरे पर हैं। पहले बंगाल दौरे पर गए, कर्नाटक दौरे पर, छत्तीसगढ़ दौरे के ऊपर और अब जो महाराष्ट्र के दौरे पर है। 3 दिवसीय जो दौरा है, आज दौरे का कहा जा सकता है कि दूसरा दिन है। कल जिस तरीके से औरंगाबाद में, यहाँ पर पुणे में, यहाँ पर जो लोगों का जो जन समर्थन यहाँ पर देखने को मिला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, कहा जा सकता है कि जो प्रवासी राजस्थानी है उनके बीच में जो क्रेज है वो देखा जा सकता है। यहाँ पर जो प्रवासी राजस्थानी है वो बड़े उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दक्षिणी मुंबई के अंदर बड़ी संख्या में कहा जा सकता है कि जो प्रवासी राजस्थानियों का एक जो दबदबा है वो यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोगों में यहाँ पर जो किस कदर यहाँ पर खुशी है। हमारे साथ यहाँ पर जो प्रवासी राजस्थानी भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? आपके यहाँ पर जो मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर आए, किस तरीके का आप लोगों में तो बड़ा जोश देखने में मिल रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र में, मुंबई में मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर। आप बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इन लाइव तस्वीरों के लिए आपका, रोशन शर्मा। फिलहाल महासंग्राम 2024 के इस बुलेटिन में अभी इतना ही।